विगत कई दशकों से वामपंथियों और टीएमसी के गुंडों की अराजकता और अव्यवस्था का शिकार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को इस अराजकता से, इस अव्यवस्था से, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आज आप सहयोग करने के लिए यहां पर एकत्र होकर के आई है। भाइयों बहनों, मैं आपका आभारी हूं। तमाम बंदिशों के बाद मुझे बताया गया है कि खानाकुल विधानसभा में टीएमसी के गुंडे यहां पर तमाम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या भी टीएमसी के गुंडों ने केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि इन टीएमसी के गुंडों के राष्ट्रद्रोही कृत्यों और भ्रष्ट कृत्यों के खिलाफ श्री सुदर्शन प्रमाणिक लगातार आंदोलन कर रहे थे। और उन्होंने देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब भारत के आन बान शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को फहराने का प्रयास किया तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम सब आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं, आपका यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सुदर्शन प्रमाणिक जैसे कार्यकर्ताओं ने जो अपना बलिदान दिया है बंगाल की धरती के लिए, इस गुंडागिर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं। और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागिर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे। लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। जो लोग भारत की स्वाधीनता के लिए संकट बने हुए हैं, जो लोग गरीबों का, व्यापारियों का, निर्दोष किसानों का शोषण कर रहे हैं, कानून के दायरे में लाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बंगाल के नागरिकों के साथ खड़ी होकर के ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। भाइयों बहनों, आपने 30 वर्ष वाम दलों को दिया, आपने उससे पहले 30 वर्ष कांग्रेस को दिया, आपने 10 वर्ष ममता दीदी को दिया। लेकिन उन्होंने बंगाल को क्या दिया? गरीबी, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, तुष्टीकरण। पर्व और त्योहारों पर आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हमारे पर्व और त्योहारों को भी व्यवधान डालने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दुर्गा पूजा नहीं करने देते, लक्ष्मी पूजा नहीं करने देते, सरस्वती पूजा नहीं करने देते, होली नहीं खेलने देते, हर पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा करते हैं। ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश में भी होता था। आज तो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा भी निकलती है, दुर्गा पूजा भी होती है, होली भी खेली जाती है और गुंडे
सब गायब हैं। आज विकास वहां पर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 40 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। अच्छी सड़कें हैं, बाढ़ की समस्या का समाधान हुआ है। 4 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी और 1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किया है। हर गरीब को मुफ्त में राशन, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ और हर महिला के सम्मान की रक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम लोग सफल इसलिए हैं क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन है और डबल इंजन की सरकार है। बंगाल के अंदर आरामबाग जो ये हुगली क्षेत्र है, ये खेती बाहुल्य क्षेत्र है। यहां का किसान पिछले 10 वर्षों में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन दीदी यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं देना चाहती किसानों को। दीदी की सहानुभूति किसानों के साथ नहीं है। दीदी की सहानुभूति युवाओं के साथ नहीं है। दीदी की सहानुभूति तो आप महिलाओं के साथ भी नहीं है। दीदी की सहानुभूति केवल और केवल गुंडों के साथ में है, टीएमसी के गुंडों के साथ में है। और टीएमसी के गुंडे कान खोल करके सुन लें कि उनके दिन अब समाप्त हो गए हैं। अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। 2 मई को जैसे ही काउंटिंग होगी, चुन चुन करके टीएमसी के गुंडों को जो अराजकता फैला रहे हैं, निर्दोष कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और इन कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने वाले इन गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां गुंडागर्दी करना भूल जाएंगी। पीढ़ियां भूल जाएंगी गुंडागर्दी कैसे होती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि यहां पर ममता दीदी की रुचि विकास में नहीं है और न उनकी सहानुभूति यहां की महिलाओं के साथ, यहां के युवाओं के साथ, यहां के किसानों के साथ में है। उनकी सहानुभूति तो केवल और केवल गुंडागिर्दी करने वाले भ्रष्टाचारी तत्वों के साथ में है। और यही कारण है कि ममता दीदी आज विरोध की उस हद की सीमा को लांघ जा रही है जो सामान्य राजनीतिक व्यवस्था में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता है। आज वह किस रूप में विरोध कर रही है, यह तो पहले तो भाजपा का ही विरोध करती थी, अब तो ममता दीदी विरोध करते करते भगवान राम का भी विरोध करने लग गई है। भाइयों बहनों, मैंने आपसे कहा ना, भाजपा जो कहती है उसको करके दिखा देती है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि कश्मीर में धारा 300 आर्टिकल 370 हटाएंगे, हटा दिया ना कश्मीर में धारा 370। ये कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का मतलब बंगाल के ही सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का है। बंगाल की धरती में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा हुए थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे। और मुखर्जी जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में आरामबाग और खानाकुल से जुड़े हुए कार्यकर्ता, कोई युवा कार्यकर्ता चाहे कि मुझे जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक मकान बनाना है, वह जाकर के वहां पर जमीन खरीद करके मकान बना सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। मोदी जी ने अधिकार आपको भी दे दिया है।
कांग्रेस ने आपका ये अधिकार ले लिया था, लेकिन मोदी जी ने अधिकार आपको फिर से दे दिया है। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ, कश्मीर विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। और यही कार्य अयोध्या में भी हुआ। हम लोग कहते थे ना पहले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कि मंदिर कब बनेगा। अब तो अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, देश की आस्था का सम्मान हुआ है। लेकिन ममता दीदी को कष्ट बंगाल में हो रहा है। अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? आप सभी समर्थन में हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना चाहिए ना? मोदी जी अच्छा काम किए हैं ना? तो फिर दीदी को क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि दीदी को यह सब अच्छा नहीं लगता है, मंदिर बनना अच्छा नहीं लगता है। दीदी मंदिर को अच्छा नहीं मानती है। दीदी दुर्गा पूजा को भी अच्छा नहीं मानती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, जैसे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया बीजेपी ने। भगवान राम भारत की आस्था के प्रतीक हैं। ऐसे ही भारत के इस राष्ट्र मंदिर को भव्यता प्रदान करना ये तभी संभव होगा जब हर नागरिक के जीवन में खुशहाली आएगी, हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ मिलेगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा, विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान जो कर्ज तले दबा हुआ है उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वह कार्य करके दिखाया है। और आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं